Hello friends, today I will be discussing the topic of RC. RC means रिमोट कंट्रोलर. रिमोट कंट्रोलर एक डेप्रिकेटेड लाइब्रेरी है जिसे हम लोग सेलेनियम 1.0 भी कहते हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली इसको इसलिए अंडरस्टैंड करेंगे ताकि आपको जब हम लोग वेब ड्राइवर करवाएंगे तो आपको कम से कम ये पता रहेगा कि RC के क्या डिसएडवांटेजेस थे और वेब ड्राइवर ने उनको कैसे रिमूव करा. ठीक है, तो खैर आज के टॉपिक हम लोग क्योंकि RC पर कंसंट्रेट करते हैं तो RC के बारे में समझते हैं. तो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने जो है सेलेनियम IDE डिस्कस करा था आपके साथ. ठीक है, तो सेलेनियम IDE हम लोगों ने देखा था कि वो प्लगइन है क्रोम और फायरफॉक्स के ऊपर और जो रिकॉर्ड और प्ले करता है स्टैटिक कंटेंट्स को. ठीक है ना, तो अब डायनेमिक कंटेंट्स को ऑटोमेट करने के लिए जैसन हगिंस जो कि थॉटवर्क्स नाम की कंपनी में वर्क करता था, तो उसने एक जावा की लाइब्रेरी में जावा का एक पैकेज बनाया, प्री डिफाइंड क्लास बनाई. ठीक है ना, जिसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं. तो उसने एक पैकेज बनाया. पैकेज जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो है com.thoughtworks.selenium.star. ठीक है, तो इस पैकेज को ही हम लोग क्या कहते हैं, RC का नाम दे रखा है, रिमोट कंट्रोलर का नाम दे रखा है. ठीक है ना, तो इसके अंदर जो हमारा ये जो पैकेज है, लाइब्रेरी है, इसके अंदर मेरे को एक क्लास मिलती है डिफॉल्ट सेलेनियम क्लास. ठीक है ना, तो ये com.thoughtworks.selenium.star पैकेज में मेरे को एक क्लास मिलती है डिफॉल्ट सेलेनियम क्लास. ठीक है ना, तो ये डिफॉल्ट सेलेनियम क्लास को हम लोग यूज करते हैं जो कि हमारा एक जावा का प्रोग्राम लिखा जाता है. मतलब अभी इसके अंदर हम लोग क्या लिख रहे हैं, एक टेस्टिंग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं हमारी, जिसके अंदर जावा की लाइब्रेरी हम लोग यूज करते हैं. ठीक है ना, और साथ में हम लोग सेलेनियम API या सेलेनियम लाइब्रेरी कुछ भी कह सकते हैं आप, उसको यूज करके एक टेस्ट केस लिखते हैं. ठीक है ना, और इसके अंदर जो है ये जो हमारा जावा की एप्लीकेशन है, ये ब्राउजर चाहे वो क्रोम हो, चाहे फायरफॉक्स हो, चाहे ना इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, कोई भी ब्राउजर हो, उन सब के लिए एक ही डिफॉल्ट सेलेनियम क्लास है. तो ये क्या करती है, उस ब्राउजर पर जाकर कमांड्स को एग्जीक्यूट करवाती है. कमांड्स कौन से कमांड्स, जैसे क्लिक करने की कमांड, टाइप करने की कमांड, ठीक है ना, गेट टेक्स्ट करने की कमांड, ये कमांड यहाँ पर जाकर एग्जीक्यूट होती है. लेकिन जावा की एप्लीकेशन उस ब्राउजर का कंट्रोल तभी ले पाएगी जब बीच में एक स्टैंड अलोन सर्वर कनेक्ट होगा. ठीक है ना, तो जो RC की लाइब्रेरी है उसमें एक ही सिंगल क्लास है, डिफॉल्ट सेलेनियम क्लास, सब ब्राउजर्स के लिए, और वो क्या करती है, उस ब्राउजर के ऊपर स्टैंड अलोन सर्वर को बीच में हमारे जब तक स्टार्ट नहीं होगा तब तक उस ब्राउजर को ऑटोमेट नहीं कर सकती है. ठीक है, तो इसके अंदर जो है इसकी डेप्रिकेटेड क्यों है, तो इसके अगर डिसएडवांटेज देखें तो हम लोग सबसे पहला बोल रहे हैं कि ये स्टैंड अलोन सर्वर के ऊपर डिपेंडेंट है. दूसरा हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक ही सिंगल डिफॉल्ट सेलेनियम क्लास है फॉर ऑल द ब्राउजर्स. ठीक है, तो हम लोग आगे चलकर जब वेब ड्राइवर देखेंगे तो आप देखोगे कि वहां पर डिफरेंट ब्राउजर की डिफरेंट क्लासेस हैं जो कि स्टैंड अलोन सर्वर के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं होती हैं. ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों ने आगे देखेंगे कि जब हम लोग वेब ड्राइवर पर काम करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि ग्रिड के थ्रू हम लोग नेटवर्क टेस्टिंग कर सकते हैं, वीडियो टेस्टिंग कर सकते हैं, या हम लोग जो है APM के थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग कर सकते हैं. तो ये सब तरीके की चीजें इसके अंदर अवेलेबल नहीं है. ठीक है, जो हम लोगों का जो कमांड्स एग्जीक्यूट होती है, जो हमारा फोर्थ वाला पॉइंट है, वो फोर्थ वाला पॉइंट क्या है कि ये जो कमांड्स, क्लिक कमांड एग्जीक्यूट हो रही है तो उसके पीछे जो कोड चल रहा है वो जावा स्क्रिप्ट का कोड चल रहा है. ठीक है, जावा लैंग्वेज और जावा स्क्रिप्ट में अंतर होता है. जावा स्क्रिप्ट जो है वो क्या है, वो ब्राउजर के ऊपर डिपेंडेंट होती है. ठीक है ना, जो स्क्रिप्ट होती है वो इंटरप्रेट होती है. ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट क्योंकि ब्राउजर के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो अगर कोई ब्राउजर स्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं करेगा तो वो क्लिक कमांड भी एग्जीक्यूट नहीं होगी. तो इस वजह से ये जो है हमारा ब्राउजर के ऊपर डिपेंडेंट है. ठीक है, और लास्ट जो पॉइंट, जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, वो ये है कि अगर हम लोग मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हैं तो मैनुअल टेस्टिंग में जब तक मेरा बटन अवेलेबल नहीं होगा मैं उस पर क्लिक नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा उसके लिए. जब तक मेरा टेक्स्ट बॉक्स नहीं आएगा मैं टाइप नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा उसके लिए. ठीक है, तो वैसे ही ऑटोमेशन के अंदर भी अगर मेरी वेब एप्लीकेशन है और पेज है, उस पेज पर जाकर अगर किसी एलिमेंट पर मेरे को क्लिक करवाना है या मेरे को जो है टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करवाना है, तो मेरे को उसके लिए क्या करना चाहिए, उसको फाइंड करना चाहिए, और अगर वो नहीं मिलता है तो उसके लिए एक टाइम फ्रेम के अंदर उसको वेट करना चाहिए कि भाई ये नहीं मिला तो वेट कर लेते हैं तभी उसका क्लिक करें. ठीक है ना, तो ये वाली चीज जो है ये इसमें मिसिंग है. जब हम लोग RC में जलकर काम करेंगे तो आप देखोगे वो सीधा सा एलिमेंट पर जाकर क्लिक करेगा बिना ये चेक करे हुए एलिमेंट प्रेजेंट हुआ या नहीं प्रेजेंट हुआ. ठीक है ना, तो ये चीज की सपोर्ट इसमें नहीं थी, जिसकी वजह से आगे चलकर आप देखोगे वेब ड्राइवर का जब हम लोग टॉपिक करेंगे तो देखेंगे उसमें हम लोगों को
क्लिक या टाइप करने से पहले फाइंड करना पड़ता है, फाइंड करने के बाद ही हम लोग क्लिक या टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये लाइब्रेरी जो है डेप्रिकेटेड लाइब्रेरी हो चुकी है, तो इसकी सपोर्ट आपको सेलेनियम की वेबसाइट पर नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को जो अगर हम लोग सेलेनियम से लाइब्रेरी डाउनलोड करेंगे, जार फाइल डाउनलोड करेंगे, तो उस केस में आपको जो है लेटेस्ट वर्जन मिलेगा। ठीक है, जबकि उसके अंदर से सपोर्ट आरसी की हटा ली गई है, तो इसलिए हम लोगों को ओल्ड जार फाइल चाहिए होगी। तो ओल्ड जार फाइल जो है वो आपको मैंने यहाँ पर लिंक दे रखा है, या तो आप गूगल पर सर्च करना, जो मैंने यहाँ पर फाइल जार फाइल का नाम ले रखा है वो है वर्जन 2.53.1। ठीक है, तो या तो आप इसको गूगल के ऊपर सर्च कर लीजिए डाउनलोड करने के लिए, ठीक है ना, नहीं तो आपको इसको यहाँ पर लिंक दे रखा है नीचे, इस लिंक से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये ओल्ड जार फाइल है तो इसकी कंपेटिबिलिटी का ब्राउजर भी ओल्ड होना चाहिए। ठीक है ना, तो क्रोम के ऊपर तो कोई इशू नहीं है, आपका चल जाएगा, लेकिन फायरफॉक्स की कंपेटिबिलिटी जो है वो ओल्ड जार फाइल की कंपेटिबिलिटी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। तो इसलिए न्यू वाला जो हमारा अपडेटेड ब्राउजर है 60 वर्जन होगा या जो भी 62 वर्जन होगा, वो वाला वर्जन नहीं चलेगा। तो आप अगर फायरफॉक्स पर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप गूगल पर अगर ऐसे सर्च करेंगे फायरफॉक्स वर्जन 46, तो आपको वहां से वो डाउनलोड मिल जाएगा, तो आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है ना, अब क्योंकि मैंने आपको तीसरी चीज जो बताई, तो मैंने बताया था सर्वर को स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है ना, ये आपको मैंने बताया था, बीच में जो है हमारा स्टैंड अलोन सर्वर है। स्टैंड अलोन का मतलब क्या होगा कि आप ही की मशीन पर चलता है, तो ये लोकल होस्ट पर चलता है, और ये क्या यूज करता है 4444 पोर्ट को इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ये स्टैंड अलोन सर्वर के लिए हमको क्या करना होगा, कैसे चलेगा स्टैंड अलोन सर्वर, तो उसके लिए हमको एक बैच फाइल बनानी पड़ती है। ठीक है, तो बैच फाइल कैसे बनाई जाए, तो उसके लिए आपको एक नोटपैड ओपन करना है, जो मैं आपको अभी दिखा देता हूं, और नोटपैड के अंदर आपको ये वाली कमांड लिखनी है। क्या कमांड लिखनी है, जो मैंने आपको सेलेक्ट कर रहा हूं, जावा स्पेस डैश जार, और जो आपने सेलेनियम की जार फाइल डाउनलोड करी है, वो जो भी आपकी मशीन पर आपका पाथ हो सकता है, वो पाथ आप यहां पर लिखिएगा, कोई सेमीकोलन वगैरह नहीं लगाना लास्ट में। ठीक है ना, और उसको सेव कर लीजिए बैट एक्सटेंशन से। ठीक है, जैसे मैं आपको अपनी मशीन पर कर रखा है, तो मैं दिखा रहा हूं। तो अब देखो, मैंने सिंपल नोटपैड लिखी है, और नोटपैड में जाकर मैंने ये कमांड लिख दी है, जावा डैश जार, और अपना जो मेरा पाथ है जार फाइल का वो, और जार फाइल हमारी कौन सी होनी चाहिए, ओल्ड जार फाइल होनी चाहिए, वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसको मैंने क्या करा, सिंपल सेव एज कर रखा है, फाइल सेव एज, किसी भी लोकेशन में आप सेव कर दीजिए। एक्सटेंशन इसका जो है .bat होना चाहिए, और नीचे से txt की जगह ऑल फाइल्स कर लीजिए। ठीक है, और उसको सेव कर दीजिए, ये सेव हो जाएगी। तो जब सेव हो जाएगी तो आपके पास ऐसी एक बैट फाइल बन गई है। अब आपको जब भी सर्वर स्टार्ट करना है, आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, तो यहां पर देखिए ये हमारा लिखकर आ गया, सेलेनियम सर्वर इज अप एंड रनिंग। ठीक है जी, तो आप इसको चलाकर मिनिमाइज कर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा जो है, ये हमारा सेलेनियम सर्वर स्टार्ट हो गया। तो हमारे को 3 डिपेंडेंसीज चाहिए, सेलेनियम आरसी की जार चाहिए, कंपेटेबल ब्राउजर चाहिए, और स्टैंड अलोन सर्वर चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने तीनों चीज़ आपको बता दी। इसके बाद अब हम एक सिंटैक्स देख रहे हैं, जिसके अंदर मैंने बोला कि मेरे को डिफॉल्ट सेलेनियम क्लास जो है उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा उसका। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा com.thoughtworks.selenium.star, जिसके लिए आपको इक्लिप्स के अंदर इस जार फाइल को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना पड़ेगा, जो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, डिफॉल्ट सेलेनियम का कंस्ट्रक्टर बनाया है, न्यू डिफॉल्ट सेलेनियम, और उसके अंदर मैंने 4 इनपुट भेजे हैं, स्ट्रिंग होस्ट, इंट पोर्ट, स्ट्रिंग ब्राउजर और स्ट्रिंग बेस यूआरएल।
ठीक है। तो स्ट्रिंग का मतलब है डबल कोट्स और इंट का मतलब है बिना डबल कोट्स। तो होस्ट की जगह जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट मीन्स ये आपकी अपनी मशीन पर चल रहा है। पोर्ट के अंदर लिखा जाता है 4444, ठीक है। और ब्राउजर के अंदर एस्ट्रिक गूगल क्रोम और उसका पाथ, या एस्ट्रिक फायरफॉक्स उसका पाथ, या जो भी ब्राउजर आप इस्तेमाल करना चाहते हो, एस्ट्रिक ओपेरा, ओपेरा का पाथ। पाथ का मतलब क्या है? पाथ का मतलब है आपकी मशीन पर जहां पर वो इंस्टॉल है। अगर आप अपने, मैं दिखाता हूं आपको अपनी मशीन पर, तो आप देखोगे कि हम लोगों ने क्या कर रखा है, सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाकर अपना जो है ये आपका गूगल देखोगे, गूगल क्रोम, और क्रोम के अंदर आप देखोगे कि ये chrome.exe। तो ये जो मेरा जो है ये पाथ है chrome.exe तक का। तो ये पाथ को हमको कॉपी कर लेना है। ऐसे आपको अपने फायरफॉक्स का भी मिल जाएगा, ओपेरा का भी मिल जाएगा, जिसका भी आपकी मशीन के ऊपर चाहिए होगा उसका पाथ आपको मिल जाएगा। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को एस्ट्रिक फायरफॉक्स और उसका पाथ, या एस्ट्रिक गूगल क्रोम उसका पाथ देना, जैसे मैंने नीचे दे रखा है। अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने डिफॉल्ट सेलेनियम न्यू डिफॉल्ट सेलेनियम डबल कोट्स में लोकल होस्ट कॉमा 4444 कॉमा एस्ट्रिक गूगल क्रोम, और उसका मैंने स्पेस देकर कंप्लीट पाथ ले रखा है, ये यहां तक का, और कॉमा बेस यूआरएल। बेस यूआरएल आपको मैंने उसके अंदर भी बताया था, बेस यूआरएल क्या होता है, कॉम तक का होता है, ठीक है ना। तो ये बेस यूआरएल, जो भी यूआरएल आपको ओपन करना है, ठीक है ना। तो ये बेस यूआरएल आ गया, ठीक है। इसके बाद सेलेनियम के ही जो कंस्ट्रक्टर है बना रखा, उसका जो रेफरेंस है डिफॉल्ट सेलेनियम का, उसी के ही सारे मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है स्टार्ट। स्टार्ट क्या करता है, ब्राउजिंग सेशन को स्टार्ट करता है। उसके बाद ओपन, अगर ओपन में होम पेज पर ही काम करना है, मतलब google.com पर ही काम करना है, तो मैं सिंपल लिख दूंगा स्लैश। और अगर मेरे को google.com/worldclock.aspx पर जाना है कंटिन्यूएशन पेज पर, तो ओपन के अंदर लिंक पेज आ जाएगा, ठीक है। विंडोज मैक्सिमाइज से विंडो मैक्सिमाइज हो जाएगी, फोकस से उस पर फोकस आ जाएगा। अब ये रिपीटेटिव काम है, आप इसको चाहे तो एक पेरेंट क्लास कॉन्फिग बनाकर उसको किसी भी टेस्ट के अंदर इनहेरिट कर सकते हो, नहीं तो हम लोग इसको बार बार लिख भी सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बाकी भी प्रैक्टिकल में देखेंगे। इसी तरीके से बाकी के मेथड्स होते हैं, जैसे selenium.click, कहाँ क्लिक करना है, लोकेशन, selenium.type, कहाँ टाइप करना है, क्या वैल्यू टाइप करनी है। तो ये जो टारगेट है, लोकेशन है, वो लोकेशन हमारे पास कौन कौन सी हो सकती है, आईडी। तो आईडी का मतलब होता है जब हम डेवलपर जो है पेज को डिजाइन करता है, तो वो क्या करता है, एक एट्रीब्यूट होता है HTML के अंदर आईडी। आईडी इज इक्वल टू, तो जो भी एलिमेंट का अगर आईडी है तो हम लोग उस आईडी के थ्रू उस एलिमेंट को लोकेट कर सकते हैं। वैसे ही जो है एक एट्रीब्यूट नेम होता है, क्लास होता है, तो हम लोग नेम इज इक्वल टू नेम से, क्लास इज इक्वल टू क्लास से यूज कर सकते हैं। नहीं तो लिंक टेक्स्ट, लिंक टेक्स्ट जो लिंक लिखा होता है तो उसका टेक्स्ट, तो टेक्स्ट लिंक टेक्स्ट के थ्रू कर सकते हैं। CSS के थ्रू टेक्स्ट का एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो मोस्ट कॉमनली जो यूज करा जाता है वो एक्स पाथ को यूज करा जाता है, ठीक है ना। तो एक्स, व्हाट इज एक्स पाथ, तो एक्स पाथ का मतलब क्या होता है, एक्स पाथ इज अ लोकेशन ऑफ वेब एलिमेंट ऑन अ वेब पेज, ठीक है ना। एक्स पाथ क्या है, जो वेब एलिमेंट का मतलब क्या है, मैंने आपको ये भी चीज पहले बताई थी कि जो भी चीज हमारे को वेबसाइट के ऊपर नजर आ रही है, बटन नजर आ रहा है, लिंक नजर आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा है, ड्रॉप डाउन लिस्ट नजर आ रही है, इमेज नजर आ रही है, वो सब वेब एलिमेंट है, ठीक है ना। तो उस वेब एलिमेंट की उस पेज पर क्या लोकेशन है, उस चीज के लिए हम लोग उसे एक्स पाथ के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। अब एक्स पाथ दो प्रकार के होते हैं, एक तो रिलेटिव एक्स पाथ होता है और एक एब्सोल्यूट एक्स पाथ होता है। मैं दोनों अभी आपको दिखा दूंगा मशीन के ऊपर जब काम करेंगे, ठीक है। रिलेटिव एक्स पाथ जो होता है वो क्या होता है, वो आईडी को इस्तेमाल करके बनाया जाता है। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर जो है हम लोग जो यूज कर रहे हैं, हम लोग यहां पर आईडी का इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर, ठीक है ना। तो जब हम लोग है ना उसको यूज करते हैं तो हम लोग रिलेटिव के अंदर वो जो बनाता है वो उस एलिमेंट का आईडी को यूज करके एक्स पाथ बनाता है। अगर उस एलिमेंट को आईडी नहीं होता है तो उसके ऊपर तो कहीं ना कहीं आईडी होगा, उस एलिमेंट का आईडी नहीं होगा, किसी और एलिमेंट का आईडी होगा, तो वो उस एलिमेंट के ऊपर के आईडी को यूज करके वहां तक का पाथ बना देता है, ठीक है ना। कंप्लीट पाथ मतलब कि HTML से लेकर एंड तक का नहीं बनाता, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है एब्सोल्यूट एक्स पाथ। एब्सोल्यूट एक्स पाथ अगर आप देखोगे नीचे यहां पर, तो ये HTML से लेकर पूरा एंड तक का आपका एक्स पाथ बनाता है, कंप्लीट एक्स पाथ बनाता है, तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट एक्स पाथ।
तो बेसिकली हमारे को एब्सोल्यूट एक्सपाथ की रिक्वायरमेंट तभी मिलती है जब मेरे पेज के ऊपर डुप्लीकेट आईडीज होते हैं, मतलब कि किसी एलिमेंट का उसने डिव का भी आईडी दे रखा है D1, और मान के चलो किसी और इमेज का आईडी भी D1 दे रखा है, या दो डिव बना रखा है, दोनों का आईडी D1 दे रखा है, तो उस केस में फिर वो हम लोगों को रिलेटिव के थ्रू फाइंड नहीं होगा, फिर उस केस में उसका एब्सोल्यूट एक्सपाथ के थ्रू फाइंड करना पड़ेगा हमारे को, ठीक है ना। तो अब इतनी चीज को मैं कैसे लेते हैं एक्सपाथ, तो वो भी चीज आपको अब मैंने यहाँ पर कर रखा है कि जैसे आपको गूगल सर्च का एक्सपाथ चाहिए तो आप इस पर राइट क्लिक करिए, ठीक है ना, राइट क्लिक करिए, मैंने लिख रखा है ऊपर कि जिस भी एलिमेंट के ऊपर आपको एक्सपाथ चाहिए उसके ऊपर जाकर आपको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करके आपके पास एक ऑप्शन आएगी इंस्पेक्ट, ठीक है, और जब इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे तो वो जो कोड है वो हाईलाइट हो जाएगा, जो भी कोड मतलब कि जो उसका हमारा वो है क्या कहते हैं डेवलपर ने डिजाइनर ने जो हमारे HTML के अंदर कोडिंग कर रखी है, वो जब हाईलाइट हो जाएगा तो उसके अंदर आप जाकर राइट क्लिक करोगे तो उसके अंदर से कॉपी आपको एक्सपाथ की ऑप्शन आपको मिलेगी, ठीक है। तो नहीं तो हम लोग एक प्लगइन को यूज कर सकते हैं क्रोपाथ, तो क्रोपाथ भी एक प्लगइन होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक्सपाथ को फाइंड कर सकते हो। तो इतनी चीज का एक बार हम लोग प्रैक्टिकल कर कर देखते हैं कि कैसे एक्सपाथ लेते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो आपको ताकि आइडिया नजर आ जाए, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल में एक टाइम्स ऑफ इंडिया का करा था, तो मैं एक देखता हूं आपको सामने। तो लास्ट जो हम लोगों ने देखा था, एक एग्जांपल देखा था रिकॉर्ड एंड प्ले में, कि टाइम्स ऑफ इंडिया में गया था मैं, और वहां पर जाकर हम लोग एक पोलिंग पर गए थे, poll.cms, इसके ऊपर हम लोग गए थे, और यहां पर हम लोगों ने देखा था कि ये जो क्वेश्चन है ये डायनेमिकली चेंज हो रहा है, तो हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे सेलेनियम आईडी के अंदर, ठीक है। तो इसी चीज का सॉल्यूशन आरसी कैसे देता है, वही एक मैं डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जांपल आपको कर कर दिखा रहा हूं। तो हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं, जावा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम मैं कुछ भी दे देता हूं, डेमो आरसी। नेक्स्ट, फिर मेरे को इसमें लाइब्रेरी ऐड करनी है, कौन सी लाइब्रेरी ऐड करनी है, आरसी की लाइब्रेरी ऐड करनी है, तो लाइब्रेरीज पर क्लिक करें, ऐड एक्सटर्नल जार, ठीक है। तो जार फाइल आप यहां पर भी अपनी लोकेशन में रखी हुई है, तो ये मैंने ओल्ड वाली जार फाइल सेलेक्ट करी है, जो ओल्ड वाली जार फाइल है आरसी की, ये ऐड हुई, और फिनिश पर क्लिक कर दीजिए। ये मेरा डेमो आरसी बन गया। इसमें एसआरसी में जाकर मैं एक न्यू क्लास बना रहा हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया टेस्ट, फिनिश कर रहा हूं, ठीक है। और इसमें आकर मैं एक टेस्ट मेथड पढ़ रहा हूं, ठीक है जी। अब इसमें जाकर मेरे को क्या करना है, मेरे को आपका क्लास डिफॉल्ट सेलेनियम को इनिशियलाइज करना है, तो मैंने यहां पर सिंटैक्स लिखा है, ठीक है। तो ये मैं यहीं से ले लेता हूं,
तो डिफॉल्ट सेलेनियम के लिए लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहा है com.thoughtworks.selenium। ये देखिएगा ये डेप्रिकेटेड है, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है ये वार्निंग लगाने के लिए कह रहा है कि आप इसमें वार्निंग लगा लीजिए, ठीक है। खैर अभी मैं इसमें कुछ एरर्स हैं उसको रिमूव कर देता हूँ पहले। तो डिफॉल्ट सेलेनियम न्यू डिफॉल्ट सेलेनियम लोकल होस्ट 4444, ठीक है। ये यूआरएल हमारे को लिखना है वो टाइम्स ऑफ इंडिया का लिखना है, ठीक है। तो ये यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो HTTP से पूरा स्टार्ट होगा, www से स्टार्ट नहीं करना है। ओके और यहाँ पर हमारे को whole.cms, ठीक है जी। ये डेप्रिकेटेड की वजह से कट गया है और कुछ नहीं है, इसमें वार्निंग आई है, ठीक है। तो इसलिए इसमें वो मानिए कि ये कोई एरर है, ठीक है। तो हम लोगों ने डिफॉल्ट सेलेनियम क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लोकल होस्ट 444 गूगल क्रोम और उसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की जो मेरे को साइट ओपन करनी है, ठीक है। और उसके अलावा स्टार्ट से सेशन स्टार्ट होगा, फोल्डर CMS कंटिन्यूशन पेज है, मैक्सिमाइज हो गया, फोकस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप करना है कि मेरे को क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके लिए selenium डॉट क्लिक। अब क्लिक कहाँ करना है, यस पर क्लिक करना है। तो यस पर जाकर राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट, आपको यहाँ पर कोड नजर आ जाएगा, उसको जाकर राइट क्लिक करिए, कॉपी। अब कॉपी में दो तरीके एक्सपाथ, अब दो तरीके के, कॉपी एक्सपाथ, कॉपी फुल एक्सपाथ। तो कॉपी एक्सपाथ करेंगे तो रिलेटिव आएगा और कॉपी फुल एक्सपाथ करेंगे तो एब्सोल्यूट आएगा, कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है ना। मैं दोनों कर दिखा दूंगा, पहले एक्सपाथ ले लेते हैं, ठीक है जी। तो ये हम लोगों ने ठीक है जी। तो ये क्लिक पहली कमांड हम लोगों ने ऐड कर दी। इसके बाद दूसरा क्या काम करना है कि आपको एक क्वेश्चन को रीड करना है। अगर आप मैनुअल के हिसाब से सोचोगे तो ये सोचो ना, पहले क्वेश्चन रीड करूंगा तभी तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा। तो उसके लिए आप इस एरो बटन पर क्लिक करिए और उसके बाद फिर से वापस से यहाँ पर आकर क्लिक कर दीजिए। अब ये देखिए 9 अलग नहीं हो रहा, प्लस और 0 इज इक्वल टू को अलग अलग नहीं कर पा रहा। तो ये पूरी की पूरी एज अ सिंगल स्ट्रिंग की तरह रीड होगा, ठीक है। तो ये मेरा ये कोड आ गया। इस पर फिर से राइट क्लिक, कॉपी, कॉपी होकर मैं फुल एक्सपाथ कर दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो एक ही बात है, आप एक्सपाथ करो, फुल एक्सपाथ करो। फुल का मतलब समझ में आ जाएगा भाई आपको जब मैं लिखता हूँ। तो इस बार फुल कर देते हैं, ठीक है। तो अब की बार में क्या कर रहे हैं, selenium डॉट गेट टेक्स्ट, वेबसाइट से टेक्स्ट को गेट कर रहे हैं और उसका एक्सपाथ,
ठीक है। तो अब आपका यहाँ से देखिएगा HTML से स्टार्ट है, XPath हमेशा डबल स्लैश से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि सिंगल स्लैश आया हुआ है तो इसको डबल कर दीजिए, ठीक है। तो ये पूरा HTML से लेकर एंड तक का, तो ये बेसिकली ऊपर वाला जो है ये मेरा जो है ये आईडी को इस्तेमाल कर कर XPath बना रहा है, तो इसे कहते हैं रिलेटिव, और ये पूरा HTML से बॉडी से लेकर एंड तक का बनाते हैं, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है। दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। वैसे तो हम लोग ज्यादातर रिलेटिव को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया था रिलेटिव में कई बार आईडी नहीं मिलता है या आईडी डुप्लीकेट हो जाता है और नहीं काम होता है हमारा, तो ही हम लोग एब्सोल्यूट को यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जब इसको रीड करेंगे तो मेरे को क्या रिटर्न में मिल जाएगा, एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आकर सेलेनियम का काम खत्म हो गया, क्योंकि अब इसके आगे क्वेश्चन को ब्रेक करना और उसका क्या प्लस करना, ये काम सेलेनियम से ब्राउजर का कंट्रोल ये ले सकता है कि भाई मैं ओपन कर सकता हूं, क्लिक कर सकता हूं, या गेट टेक्स्ट कर सकता हूं, या टाइप करवा सकता हूं, ठीक है ना। कैलकुलेशन नहीं कर सकता। तो अब इसके लिए मेरे को ये जो स्ट्रिंग आ रही है, कौन सी स्ट्रिंग आ रही है, ये वाली स्ट्रिंग 9 प्लस, या 9 की जगह कोई भी डिजिट हो सकती है, प्लस कोई भी डिजिट हो सकती है, इज इक्वल टू, ये पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग आ रही है, इसको मेरे को ब्रेक करना है। तो स्ट्रिंग को ब्रेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या होता है, यूटिल पैकेज होता है। तो हम लोग यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट java.util.star, ठीक है। और यूटिल पैकेज से हमारे को क्या मिलती है, स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास मिलती है। ये सब आपने कोड जावा में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ब्रेक करना है क्यू को, और कहां से ब्रेक करना है, जहां पर प्लस और इज इक्वल टू मिल रहा है, यही है, ठीक है। तो हम लोगों ने स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास को यूज करा, और अब उसके बाद str.next टोकन से पहला मिलेगा डॉट ट्रिम से स्पेस रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। और उसको मेरे को क्या करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए इंट number1 इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स इंट के अंदर इसको भेज देते हैं। तो ये भी हम लोगों ने कोर जावा में पढ़ा था, ठीक है ना, शॉर्टकट। तो str.next टोकन पहले ब्रैकेट के अंदर का एग्जीक्यूट होगा, तो str.next टोकन क्या करेगा, पहली डिजिट निकालेगा, ट्रिम उसका स्पेस रिमूव कर देगा, और फिर बाहर का एग्जीक्यूट होगा पार्सेंट, जिसको इंट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं दूसरी डिजिट को भी ब्रेक कर लेता हूं, तो ये दोनों डिजिट हमने प्लस और इज इक्वल टू को यूज करके ब्रेक कर ली, और उसके बाद सम इज इक्वल्स टू number1 प्लस number2, दोनों को हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, सेलेनियम डॉट टाइप, कहाँ टाइप करना है, वापस से इस पर चलते हैं, इस टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करना है। तो एरो पर क्लिक करिए और इधर क्लिक करिए, ये कोड पर राइट क्लिक करिए, कॉपी मैं आपको बता चुका हूँ, चाहे XPath लीजिए चाहे एब्सोल्यूट लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कॉपी XPath, और उसके बाद लोकेटर में आकर ये स्लैश एक आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और वैल्यू के अंदर क्या वैल्यू ऐड करनी है, सम प्लस सम। तो इस तरीके से हम लोगों ने वहां पर टाइप कर दिया। इसके बाद अगला क्या काम करना है, इसके बाद मेरे को वोट बटन पर क्लिक करना है, फिर से कॉपी, चाहे फुलिक ले लीजिए या वो ले लीजिए, मैं दोनों कर दिखा रहा हूं ताकि दोनों का आइडिया आपको लगता रहे। उसके बाद सेलेनियम डॉट, तो देखिए इसमें मैनुअल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक वेबसाइट पर नहीं जाओगे किसी भी,
तब तक आप एक्स पाथ नहीं निकाल सकते। तो लेकिन इसमें अब यहाँ पर देखिए सिंगल स्लैश है तो इसको डबल करना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या है कि वन टाइम एफर्ट लगा रहे हैं और उसके बाद मैं इसको रिग्रेशन टेस्टिंग में बार बार यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब क्लिक हो जाने के बाद आगे आप जब इस पर क्लिक करोगे तो अब ये 9 + 0 9 मान के चलिए ये आया। और वोट बटन पर जब मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर यस कर चुका हूं मैं, और वोट बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरे को क्या मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, ठीक है ना, कि यू हैव सक्सेसफुली कास्ट योर वोट। लेकिन अब ये पेज जो है ये कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद आएगा, एकदम से नहीं आएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए मेरे को थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे को एक यहाँ पर थ्रेड डॉट स्लीप एक लगा देते हैं 2000 मिली सेकेंड का, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इस मैसेज को गेट करना है, तो इस पर क्लिक करा और फिर राइट क्लिक यहां पर कॉपी एक्स पाथ, सेलेनियम डॉट गेट टेक्स्ट। तो एक मेरे को मैसेज मिल गया, ठीक है। तो अब अगर मेरे को कुछ मैसेज मिल गया तो इसका मतलब कि पास नहीं तो फेल। इफ MSG इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब कुछ मैसेज मिला है मेरे को, उसका मतलब कि मैं नेक्स्ट पेज पर चला गया हूं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट println पास, और नहीं तो एल्स में ठीक है जी। तो इस तरीके से मैंने एक यहाँ पर वो लिखा, एक टेस्ट मेथड लिखा। अब इसके अंदर जो है ये मैसेज तभी मिलेगा जब मैं सबमिट करूंगा, और सबमिट तभी होगा जब आंसर मिलेगा उसे, ठीक है ना। तो अगर मैं जैसे कि आपको इसमें दिखाता हूं, अगर मैं वापस से जाऊं, ठीक है, अब 3.0 का अगर मैं आंसर नहीं देता, यस देता हूं, तो मेरा ये वोट ही नहीं होगा, प्लीज एंटर द करेक्ट आंसर। तो समझ लिया कि आपका यहाँ पर जब आंसर आएगा वो भी करेक्ट आएगा, मैं यहाँ पर 6 डाल दूंगा तो भी वोट नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि अब मेरे को यहाँ पर आंसर डालूंगा तभी वोट होगा। तो वही चीज मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, फंक्शनैलिटी को देखिए, एक चेक कर रहा हूँ, ये फंक्शनैलिटी की टेस्टिंग हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये चीज में सम अगर मेरा चला गया सही और वोट हो गया है तो मेरे को मैसेज मिलेगा, तो मेरा पास हो जाए, नहीं तो फेल हो जाए, ठीक है ना। अब मेन में जाकर मेरे को क्या करना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है। और मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूं। और टी डॉट टेस्ट मेथड को हम लोगों ने यहाँ पर कॉल कर लिया। अब मेरे को लेकिन इसको चलाने के लिए क्या चाहिए, स्टैंड अलोन सर्वर स्टार्ट होना चाहिए। तो ये स्टैंड अलोन सर्वर जो हम लोगों ने देखा था पहले आपकी मशीन पर, वो स्टार्टेड होना चाहिए। अगर ये स्टार्ट नहीं होगा तो फिर ये ब्राउजर के ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है ना। मैं क्रोम को बंद कर देता हूँ, क्योंकि आपको ओपन कर रखने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये मैं इसको रन कराकर दिखाता हूँ आपको। तो सिंपल जावा की एप्लीकेशन जैसे चलती है वैसे चलेगी। तो आप देखिएगा नीचे ये, सॉरी, ठीक है। तो ये देखिए नीचे ये हमारा चल रहा है। दो टैब्स ओपन करता है ये,
एक पर वो चलती है और एक पर वो चलती है। एक पर कमांड्स आपको पता चलती है कौन कौन से है, ये देखिए 7 उसने डाल दिया और सबमिट पर क्लिक कर दिया, ठीक है ना। तो दो टैब्स ओपन होती है इसके अंदर, एक टैब बताती है ये यहाँ पर आपके कमांड हिस्ट्री, कौन कौन सी कमांड्स एग्जीक्यूट हुई है, और दूसरा यहाँ पर कमांड जो एक्चुअली एग्जीक्यूट हुई है। तो आपके सामने ब्राउजर ओपन हुआ था और ब्राउजर में जाकर उसने यहाँ पर वोट कर दिया, ठीक है ना। अब मैं अपने यहाँ पे जाकर देखूंगा तो ये मेरे को आउटपुट में पास नजर आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा आज में, आरसी के अंदर कॉन्सेप्ट को देखा कि आरसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डाटाबेस कनेक्शन देखेंगे, जेडीबीसी, और जेडीबीसी के अंदर एक्सेल से कैसे डाटा को फैच करा जाता है वो चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।